नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 16 पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ाता हूं, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में अनअकैडमी प्लस पे जो मेरी लाइव क्लासेस हैं उनको आप देख सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते समय आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करें। तो मेरा रेफरल कोड है abhishek.rg स्मार्ट क्लास। ये मेरा रेफरल कोड है, तो अगर इसका यूज आप करते हैं तो अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको जो है उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस रेफरल कोड को नोट कर लें। इस रेफरल कोड का यूज करके आप जितने भी जो फ्री टेस्ट सीरीज हैं उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है। तो विश्व का जो सर्वाधिक प्रदूषित देश है वो है पाकिस्तान। याद रखेंगे, विश्व का जो सर्वाधिक प्रदूषित देश है वो है पाकिस्तान। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो एशिया में जो सबसे गर्म स्थान है वो है जैकोबाबाद। नोट कर लें, एशिया में जो सबसे गर्म स्थान है वो है जैकोबाबाद, और यह भी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक सिंचाई नहर कहां है। तो याद रखेंगे कि विश्व में जो सर्वाधिक सिंचाई नहर है, विश्व में जो सर्वाधिक सिंचाई नहर है तो वो भी कहां स्थित है, वो भी पाकिस्तान में ही स्थित है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जो सिंचाई नहर है वो भी पाकिस्तान में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में जो प्रदूषित देश हैं उस सूची में भारत का 9वां स्थान है। अगला प्रश्न है लाइकेन किस प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। पेड़ की जो छाल होती है उस पर आपने देखा होगा कुछ काई तरीके की जमा रहती है, उसी को हम लोग लाइकेन बोलते हैं। तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जिस स्थान पर वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां पर आपको जो लाइकेन है वो पेड़ की छाल पर नहीं दिखेंगे। आपने देखा होगा कि शहरों में आपको जो पेड़ की छाल है वहां पे लाइकेन नहीं दिखते हैं, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पे आपको लाइकेन देखने को मिलते हैं। तो इसका रीजन यही है कि शहरों में जो है वो प्रदूषण ज्यादा होता है, वहां पे वायु प्रदूषण अधिक होता है, इस वजह से वहां पर पेड़ पर हमको लाइकेन नहीं दिखते। तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और भोपाल गैस त्रासदी जो है ये आपकी हुई थी 1984 में, 1984 में। शॉर्ट में इसको मिक गैस भी बोलते हैं। ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है इसको हम लोग शॉर्ट में मिक गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के द्वारा BS6 जो मानक है इसको किस वर्ष लागू करने की घोषणा की गई है। तो आपका सही आंसर है वर्ष 2020। वर्ष 2020 से ये जो BS6 मानक है ये शुरू हो चुका है, आपको पता होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि BS6 जो मानक है ये वर्ष 2020 से शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो है ये होता है 4.2 से कम, 4.2 से कम होता है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान। और अगर आपसे पूछें कि विश्व में सबसे पहले जो अम्ल वर्षा है वो किस देश में हुई थी, तो आप याद रखोगे सही आंसर होता है स्वीडन। सबसे पहले अम्ल वर्षा कहां पे हुई थी, स्वीडन में हुई थी। और जो सबसे अधिक अम्ल वर्षा है वो होती है नॉर्वे में। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले अम्ल वर्षा हुई थी स्वीडन में, और विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत कब की गई थी। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की गई थी वर्ष 2014 से। वर्ष 2014 में शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। तो भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड। तो वो जल जो कि हमें भूमि से प्राप्त होता है, जैसे हम लोग पीने में प्रयोग में लेते हैं, उसको बोलते हैं भूमिगत जल। तो भूमिगत जल के जो 2 प्रमुख प्रदूषक हैं उनमें आपका है आर्सेनिक और है फ्लोराइड, याद रखेंगे इसको। ठीक है, भारत के किस राज्य में आर्सेनिक की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में आर्सेनिक की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो आप याद रखोगे पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक आर्सेनिक की जो मात्रा है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में फ्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो आपका सही आंसर है उन्नाव। देखो, अगर आपसे पूछें कि भारत में सर्वाधिक आर्सेनिक जो है वो किस राज्य में है, तो फिर पश्चिम बंगाल में है। भारत में सर्वाधिक फ्लोराइड जो है वो किस राज्य में है? वो है बिहार में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में फ्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो आप याद रखोगे उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पेयजल है, यानी कि जो पीने योग्य जल है, जिसको हम लोग स्वच्छ जल बोलते हैं, तो उसमें जो आर्सेनिक की मात्रा है वो प्रति लीटर कितनी होनी चाहिए? तो पेयजल में जो आर्सेनिक की मात्रा है वो 0.05 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। बस इससे अधिक अगर आर्सेनिक की मात्रा है तो वो जो है आपका शुद्ध पेयजल नहीं माना जाएगा। ठीक है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो पेयजल में जो फ्लोराइड की मात्रा है वो होनी चाहिए 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा 0.01 मिलीग्राम। ठीक, पेयजल का पीएच मान कितना होता है? तो पेयजल का जो पीएच मान है वो होता है 7 से 8.5। देखो, इसको बहुत लोग गलत कर देते हैं, 7 पे टिक कर देते हैं कि पेयजल का पीएच मान 7 होना चाहिए, लेकिन जो शुद्ध पेयजल माना गया है तो उसका पीएच मान माना गया है 7 से लेकर 8.5। तो अगर 7 से लेकर 8.5 तक की पीएच मान है तो उसको हम लोग शुद्ध पेयजल जो है उस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में भूमिगत जो जल है तो वहां पे सर्वाधिक मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है? तो मैंने अभी पहले भी इसका आंसर आपको बताया, इसका सही आंसर है बिहार। ठीक है, तो भारत के किस राज्य के भूमिगत जल में सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है? सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी वर्ष 1985 में। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अभी भी गंगा को स्वच्छ करने का अभियान चलाया जा रहा है नमामि गंगे के नाम से। ठीक है, चलिए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम जो है यह पारित किया गया था वर्ष 1980 में। तो आपको पता होगा कि 1972 में जो है स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इस सम्मेलन के आयोजन के बाद भारत में जो पर्यावरण संरक्षण है उसको महत्व दिया जाने लगा था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम है वो पारित किया गया वर्ष 1980 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है यह पारित किया गया वर्ष 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1981 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है पारित किया गया 1986 में। तो ये जो ईयर वाले क्वेश्चन है एकदम से याद नहीं होंगे, इनको आप लोग बार बार रिवाइज करें, बार बार इनको जो है आप जब पढ़ेंगे तो फिर आपको ये याद हो जाएंगे और इनमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे भी। ठीक है, तो इसलिए इनको जरूर याद करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के जो कारण है तो उसके दो प्रमुख कारण बताए गए हैं। एक है आपका नगरीकरण और दूसरा है औद्योगिकीकरण। तो नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जो है वो ध्वनि प्रदूषण जो है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा प्रदूषण है जिसका आने वाली पीढ़ियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये कि किस प्रदूषण का आने वाली पीढ़ियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का आपको जो भी इफेक्ट दिखेगा वो तुरंत दिखेगा, आने वाली पीढ़ियों पर इसका कोई भी दुष्प्रभाव जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है उसको मापने की इकाई होती है डेसिबल। याद रखेंगे, ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो इकाई है वो कहलाती है डेसिबल। और जो हम लोग सामान्य बोलचाल में ध्वनि का यूज करते हैं तो उसकी तीव्रता कितनी होती है? तो सामान्य बोलचाल में जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो होती है लगभग 60 डेसिबल। 60 डेसिबल से मतलब अधिक नहीं होती, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे अधिक नहीं होती, जो कि हम सामान्य बोलचाल में ध्वनि को यूज करते हैं। ठीक है, ध्वनि की जो आवृत्ति है उसको मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि की जो आवृत्ति है उसको मापने की इकाई कहलाती है हर्ट्ज। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से, सामान्य बोलचाल में 60 डेसिबल तक का यूज करते हैं और ध्वनि की आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। श्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जो हम लोग सुनते हैं, तो ये होती हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ये वो तरंगे हैं जो कि हमें सुनाई देती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो अवश्रव्य तरंगें जो हैं ये होती हैं 20 हर्ट्ज से कम और ये हमें सुनाई नहीं देती। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक और ये तरंगें भी हमें सुनाई नहीं देती हैं। अगला प्रश्न है कि आवासीय क्षेत्र में ध्वनि तीव्रता का मानक स्तर है। तो आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि तीव्रता का जो मानक स्तर है वो है 55 डेसिबल, 55 डेसिबल। ये आवासीय क्षेत्र में ध्वनि तीव्रता का मानक स्तर है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि तीव्रता का मानक स्तर कितना है। तो औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि तीव्रता का जो मानक स्तर है वो है 75 डेसिबल यानी कि 75 डेसिबल। तो चलिए देखते हैं कि कल के प्रश्न का उत्तर क्या है। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है वो है अटाकामा और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, विश्व का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है वो है अटाकामा और ये कहां स्थित है, ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। याद रखेंगे कि विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है सहारा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी जो कि मंगोलिया में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार जो कि राजस्थान में स्थित है। और ये जो प्रश्न पूछा था कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान, तो इसका सही उत्तर है अटाकामा और ये साउथ अमेरिका में है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप कोई और भी फैक्ट्स जानते हैं तो उनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।